हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दी मेडन ओवर। और हम ये सिलसिला स्पोर्ट्स पे डिस्कशन करने का आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बारे में। तो हम इस वीडियो में दो बहुत ही बेहतरीन टीम वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों ही टीम सेम ग्रुप में है, जिसे हम ग्रुप ऑफ डेथ का भी नाम दे चुके हैं अपने पिछले वीडियोज में। तो इन दोनों टीमों के बारे में, इनके स्क्वाड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एज ऑलवेज मैं हूं तेजस चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं हमारे दोस्त और मेरे चैनल के को होस्ट मिस्टर परीन शाह। तो परिन जी, कैसा लग रहा है वेस्ट इंडीज की टीम और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम? आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों टीमों को आप कहां तक पहुंचते हुए देखते हैं? और पहले अगर हम वेस्ट इंडीज से शुरू करें तो वेस्ट इंडीज के 15 से आप सेटिस्फाइड हैं? कौन से ऐसे प्लेयर को आपको लगता है कि होना चाहिए था बट नहीं लिया? देखिए, मैं 15 से कहना चाहूंगा, पहली बात तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। रीजन इसका यह है कि आई थिंक दो प्लेयर्स को मौका देना चाहिए था जिनको नहीं दिया है। मुझे लगता है वो बहुत ही क्रूशियल प्लेयर्स हो सकते थे। एक नाम है उसका एंड्रे फ्लेचर, जिसका ओपनिंग पोजीशन में जॉनसन चार्ल्स की जगह मैं उनको देख रहा था जब मैं सोच रहा था अपनी स्क्वाड बनाने का। तो मुझे लगता है ये एक सिलेक्शन की बड़ी गड़बड़ हो गई है, बिकॉज जॉनसन चार्ल्स पहली बात फॉर्म में नहीं है और उनका एक पिछले 12 महीने का भी अगर हम देखें परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा है। और एंड्रे फ्लेचर ने बीबीएल में बहुत अच्छा, और पीएसएल में, और आईएल टी20 जो यूएई का टी20 टूर्नामेंट है, इन तीनों टूर्नामेंट में रिसेंटली उनकी ए टीम नेपाल गई थी, वहां भी एंड्रे फ्लेचर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एग्जैक्टली। तो और वो बहुत ही अच्छे फील्डर भी है, तो एक ओवरऑल पैकेज है, बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो फील्ड में भी और बैटिंग में भी। तो एंड्रे फ्लेचर का ना लेना उनको महंगा पड़ सकता है। और जिस तरह इस स्क्वाड का मेकअप है, एक फास्ट बॉलर की कमी, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर हम देख सकते हैं कि शमार जोसेफ और अल्जारी जोसेफ दो ही फास्ट बॉलर जो जेन्युइन फास्ट बॉलर के हिसाब से इन्होंने पिक किए। तो जेसन होल्डर जरूर है एक्सपीरियंस नाम, बट टी20 में उनका जो रिकॉर्ड है, जिस तरह की इनकी गेंदबाजी रही है, वो थोड़े टेस्ट बॉलर है, टेस्ट के बॉलर है और ओडीआई के ज्यादा बॉलर है, और मैं उनको नहीं देखता एक अच्छे टी20 बॉलर के रूप में। तो आई थिंक ये सिलेक्शन में थोड़े 50-50 कॉल्स उन्होंने लिए है। बट दोबारा पावर हिटिंग पे जो वेस्ट इंडीज का इतने सालों में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है पावर हिटिंग, ये पावर हिटिंग की टीम जरूर है। बिकॉज क्रिस गेल को किसी को रिप्लेस करते हुए देखते हैं? क्रिस गेल जैसे प्लेयर को वेस्ट इंडीज, करंट वेस्ट इंडीज टीम का क्रिस गेल कौन है? मैं निकोलस पूरन को बहुत हाईली रेट करता हूँ। मुझे तो इनफैक्ट ये लगता है कि निकोलस पूरन क्रिस गेल से भी एक लेवल ऊपर जा सकते हैं अगर उनको रेगुलरली वो खेले और उस कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करे। और सिर्फ मेरा ही नहीं, ब्रायन लारा का भी यही मानना है। निकोलस पूरन के बहुत ज्यादा बड़े फैन है ब्रायन लारा भी, और उनके शुरुआती दिनों में ब्रायन लारा से काफी ट्रेनिंग भी लेते थे वो। दोनों ट्रेनर के प्लेयर्स है, तो मुझे लगता है निकोलस पूरन बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे। नंबर 4 पे मैं उनको बैटिंग करते हुए देखता हूँ। हाँ, नंबर 4 या 5 पे बैटिंग होगी तो स्पिन की तरफ बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं वो। और मुझे लगता है एक बार निकोलस पूरन ने ठान लिया मारने का और एक बार सेट हो गए वो, तो उनके खिलाफ किसी की भी अच्छी बेस्ट गेंदबाज भी मेरे ख्याल से फेल ही है। तो निकोलस पूरन एक बहुत ज्यादा अहम कड़ी है इस पूरे बल्लेबाजी के। तो मुझे ओवरऑल अगर टीम कॉम्पोजिशन की मैं बात करूँ तो गुडकेश मोती को खिलाया है। हमारे दर्शक इसके बारे में शायद नहीं जानते होंगे, ऑफ स्पिन के गेंदबाज है गुडकेश मोती, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका भी रहा है पिछले 12 महीनों में। अकील हुसैन एक ऑलराउंडर जो लेफ्ट हैंडेड स्पिन ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं, तो अकील हुसैन और गुडकेश मोती स्पिन के दारोमदार संभालेंगे। और मिडिल ऑर्डर में सिमरन हेटमायर को सिलेक्ट किया गया है क्योंकि ओपनिंग ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स करेंगे, तो काइली मेयर्स की इसी वजह से जगह नहीं बनी है। तो ये बहुत सिमरन हेटमायर और काइल मेयर्स के बीच में, दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा, सिमरन हेटमायर और काइल मेयर्स के बीच में, जैसा कि उनके चेयरमैन चीफ सिलेक्टर ने भी कहा था कि इन दोनों के बीच में सिलेक्शन में काफी देर तक उन्होंने डिस्कशन किया और किसी एक की जगह बन पा रही थी, तो उन्होंने हेटमायर को चूज किया। तो इस सिलेक्शन पे भी मैं आना चाहूंगा कि इसको आप किस तरह से देखते हैं? काइल मेयर्स एक हार्ड हिटिंग ओपनर है, बॉलिंग भी कर लेते हैं, पहले दूसरे ओवर में अक्सर उनको बॉलिंग कराया जाता है जब बॉल अच्छी स्विंग होती है। तो आप इससे क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि हेटमायर को ही खेलना चाहिए, या आपको लगता है काइल मेयर्स की जगह यहाँ पे बन सकती थी? तो जैसे भारत ने रिंकू सिंह को नहीं खिलाया, मुझे लगता है सिमरन हेटमायर वेस्ट इंडीज के रिंकू सिंह के टाइप के प्लेयर है, तो इन्होंने ये कॉल लिया। और काइली मेयर्स को ना खिलाने का जो डिसीजन है वो इसी रीजन से है क्योंकि वो जॉनसन चार्ल्स को ब्रैंडन किंग के साथ ओपन करते हुए देखते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत सही सिलेक्शन जरूर है, बिकॉज थोड़ा रिस्की है, बट सिमरन हेटमायर अगर वो भी निकोलस पूरन के कहीं आसपास ही उनकी गेम है, और फिनिशर बहुत ही अच्छे फिनिशर भी है वो। हालांकि आईपीएल में मौके ही नहीं मिले बिकॉज राजस्थान की टीम काफी सेटल्ड है और उनको मौके थोड़े कम मिले हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि एक बार उनको मौके मिलना स्टार्ट हो जाए, वो टॉप
टॉप 5 में उनकी बिल्कुल मैं जगह देखता हूँ, और बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है, क्योंकि अ, यहाँ पे ब्रेंडन किंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर वो खेल रहे हैं और शाई होप भी टॉप 3 में ही खेलेंगे, क्योंकि अगर शाई होप को खिलाते हैं 11 में तो शाई होप भी एक विकल्प है उनके लिए टॉप ऑर्डर में। तो काइली मेयर्स की जगह नहीं बनती, क्योंकि अगर ऑलरेडी 3 लोग वहाँ पे है तो मिडिल ऑर्डर में ही सिमरन हेटमायर को मैं देखता हूँ, और इसी रीजन से फिर सिमरन हेटमायर का सिलेक्शन मुझे सही लगता है। शाई होप का जैसे आपने जिक्र किया, शाई होप के साथ रोस्टन चेज भी टीम में है, तो आप किसे देख रहे हैं कि कौन खेल सकता है? रोस्टन चेज खेलेंगे कि शायद, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की पूरी टीम, जो मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि वेस्ट इंडीज की पूरी टीम हिटर से भरी हुई है, तो अक्सर वो मार्लोन सैमुअल्स वाला रोल जो हम कहते हैं 2012-2016 में जो रोल था, वो आप किसे खेलते हुए देख रहे हैं कि जो बीच में आके स्टेबलाइज करे? तो शाई होप और ऑस्टिन चेज दोनों लगभग एक ही तरह के वो स्टेबलाइजर वाला रोल प्ले करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप किसको देखते हैं? गिवन की रोस्टन चेज, मैं पर्सनली रोस्टन चेज को देखता हूँ प्लेइंग 11 में, बिकॉज रोस्टन चेज आपको वो ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर की भूमिका में भी दिख सकते हैं, तो वो एक अलग से विकल्प देते हैं ऑफ स्पिन का भी। तो मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि किसी एक ही की जगह बनेगी शाई होप और ऑस्टिन चेज में, और मेरा मानना ये है कि शायद वो रोस्टन चेज होंगे। आपको क्या लगता है? मैं आप यहाँ पे आपसे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि रोस्टन चेस की जगह शाई होप को खिलाना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी है कि अगर गुडाकेश मोती एक प्राइमरी ऑफ स्पिनिंग रोल में है तो उनको टॉप ऑर्डर में शाई होप की बल्लेबाजी के साथ साथ एक्सपीरियंस काम आएगा, और उनका एक सीपीएल का भी रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा रहा है, और विकेट कीपिंग के भी विकल्प जरूर है वो। तो निकोलस पूरन विकेट कीपिंग करते हुए हमें दिखेंगे, बट एक बैकअप विकेट कीपर और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज शाई होप होंगे। और अगर स्पिन का मैं देखूं तो अगर गुडकेश मोती ऑलरेडी एक ऑफ स्पिनर है तो साथ में एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के विकल्प में अकील हुसैन है, तो इस तरह इनकी 11 ज्यादा सेटल्ड नजर आती है। और जैसे आपने सही कहा कि पावर हिटिंग अगर इतने सारे लोग कर रहे तो एक स्टेबिलिटी वाला प्लेयर चाहिए, तो वो प्लेयर शाई होप है, क्योंकि सिर्फ उनकी बल्लेबाजी स्टेबिलिटी वाली नहीं है, उनका खुद का एक जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल एक सीनियर मेंबर ऑफ द स्क्वाड के रूप में बाकी लोगों के साथ शाई होप काफी अच्छा कॉम्बिनेशन जाएगा। तो और लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाजी भी एक कॉम्बिनेशन आएगा, बिकॉज सिमरन हेटमायर निकोलस पूरन लेफ्ट हैंडेड गेंद बल्लेबाजी करेंगे और शाई होप राइटी बल्लेबाजी करके मुझे लगता है ज्यादा कंप्लीट टीम शाई होप के वजह से बन सकती है ये। तो मैं शाई होप को ज्यादा 11 में चलिए, मैं और परीन पहली बार, ऐसा बहुत कम मौके आते हैं जहाँ पे हम सहमत नहीं रहते एक दूसरे से। मेरा ये मानना है कि शायद रोस्टन चेस टीम में रहेंगे, परीन का ये मानना है कि शाई होप टीम में रहेंगे। हो सकता है दोनों ही टीम में खेलें, लेकिन अभी फिलहाल हम ऐसा होते हुए नहीं देख रहे हैं। हमें लगता है कि शायद इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। तो ये थी वेस्ट इंडीज की बात। अब चलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड पर्सनली मुझे लगता है कि वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स है इस टूर्नामेंट की। उनकी बहुत ही एस्टैब्लिश्ड, बहुत सेटल टीम है। विलियमसन की कप्तानी में उन्होंने जो अपने 15 सिलेक्ट किए हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, जिनको टी20 का भरपूर एक्सपीरियंस है। और उनकी टीम जो भी इस समय जो दिख रही है, उनके पास स्पिनर्स हैं, उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, उनके पास ओपनिंग बैट्समैन है, उनके पास बीच में स्टेबल करने की, तो सारे जो आप कहते हैं कि ऑल बेसिस कवर्ड वाली बहुत कम टीमें अगर हैं तो उसमें से न्यूजीलैंड डेफिनेटली है। तो मैं तो न्यूजीलैंड को एटलीस्ट सेमीफाइनल में जाता हुआ देख रहा हूं। मैं तो यहां तक भी देख रहा हूं कि अगर न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप जीतती भी है तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं रहूंगा। हालांकि कमिंग बैक अगेन, न्यूजीलैंड जैसा कि हमने कहा कि ग्रुप ऑफ डेथ में है, वेस्ट इंडीज है, अफगानिस्तान है, और टी20 में कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड काफी आगे तक जाएगी। आपका क्या मानना है? मुझे न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा पसंद है। मैं केन विलियमसन को बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद विश्व के सबसे बेहतर कप्तान अगर कोई है तो केन विलियमसन ही है आज की तारीख में भी। कोई भी फॉर्मेट हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 2016 में भी हैदराबाद को वो फाइनल तक लेके गए थे, तो मुझे नहीं लगता है कि केन विलियमसन के होते हुए कोई टीम गलत ज्यादा कर सकती है, बिकॉज एक तो है वो बहुत अच्छे इंसान, वो टीम को साथ में लेके जाना चाहते हैं, साथ में लेके जाना जानते हैं, और कौन से प्लेयर को कहाँ खिलाना है। कंटिन्यूटी भी उनके सिलेक्शन में काफी ज्यादा है। जैसे आप देख सकते हो कि जेम्स नीशम का एक्चुअली परफॉर्मेंस बहुत हाई लेवल का या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा है, बट अभी भी वो टीम में जरूर है, और मैं अभी भी उनकी भूमिका बहुत अहम देखता हूँ। नंबर 7 पे वो बैटिंग करेंगे लोअर ऑर्डर में, और पावर प्ले में एक ओवर डाल सकते हैं, या तो फिर मिडिल ओवर में 2 ओवर डाल सकते हैं, तो 2-3 ओवर उनकी मीडियम पेस की और हिटिंग लोअर डाउन द ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे वेल राउंडेड स्क्वाड है, और मैं बहुत ही सहमत हूँ इनके पूरे सिलेक्शन के फिलोसॉफी से, जो कंटिन्यूटी पे ज्यादा फोकस करता है, और बिग मैच प्लेयर्स इनके पास बहुत सारे हैं। डेविन कॉनवे एक बहुत बड़े नाम है, पर इसमें यहाँ पे एक असमंजस में फंस गई है टीम, बिकॉज
फिन एलन और डेविन फिन कॉनवे एलन। के बीच में किसी एक प्लेयर को खिलाना पड़ेगा, बिकॉज हम यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि रचिन रविंद्र तो फॉर श्योर टीम में अगर स्टार्टिंग 11 में खेलेंगे, तो टॉप ऑर्डर में ओपनिंग पोजीशन में अगर डेविन कॉनवे और फिन एलन के बीच में अगर किसी एक को सिलेक्ट करना है तो शायद डेविन कॉनवे को सिलेक्ट किया जाएगा। बट फिन एलन जो बेंच पे शायद बैठ सकते हैं इस विश्व कप में, तो वो खुद बहुत ज्यादा बड़े हिटर है। पावर प्ले में वो ही इज नोन टू टेक डाउन बिग बॉलर, सो मुझे लगता है कि वो एक सिलेक्शन कॉल उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि विलियमसन तो नंबर 3 पे सूटेड है खेलने के लिए, अच्छा बल्लेबाजी करेंगे, वो एक एंकर वाले रोल में दिखेंगे हमें, और हाई प्रेशर में मैचेस में वो पूरा 20 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए हमें दिखेंगे। तो ये ये कॉम्बिनेशन इनका हो सकता है। बाकी जो ओवरऑल मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ऐसी ऐसी टीमों में से है जिनका अब तक स्क्वाड अनाउंस हुआ है कि जिनके 15 में हमें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, या कोई भी हमें ऐसा नहीं लगता कि इस प्लेयर को होना चाहिए था, उस प्लेयर को नहीं होना चाहिए था। ये अभी तक जितने भी हमारे स्क्वाड डिस्कशन है, सब में एक दो प्लेयर ऐसे थे जो हमें लगता था कि हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। बट मुझे लगता है न्यूजीलैंड की एकमात्र स्क्वाड है जहां पे कोई डिबेट इन्होंने नहीं छोड़ा है। जितने अच्छे प्लेयर्स हैं, सारे अच्छे प्लेयर्स को उन्होंने लिया हुआ है, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई प्लेयर ऐसा है जो छूट गया है जिसको होना चाहिए था। तो उस मामले में न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा स्क्वाड सिलेक्शन किया। जैसे आपने कहा कि फिन एलन और डेवन कॉनवे पे एक सिचुएशन आके फंस सकता है, क्योंकि जेम्स नीशम को हम दोनों ही मिडल ऑर्डर में खेलते हुए देख रहे हैं ग्लेन फिलिप्स के साथ, बिकॉज जेम्स नीशम बॉलिंग का भी एक अच्छा अल्टरनेटिव दे सकते हैं। सचिन रविंद्र हैं, मिचेल सैंटनर हैं, तो मुझे लगता है काफी सेटल टीम है। तो परिन, कमिंग बैक टू जो जिस तरह से हम अपने वीडियो को एंड करते हैं हर बार, आप अपने टॉप 2 बताइए जो प्लेयर्स टू वॉच आउट वेस्ट इंडीज में और प्लेयर्स टू वॉच आउट न्यूजीलैंड में आपके हिसाब से कौन है? देखिए, वेस्ट इंडीज में मेरे फेवरेट क्रिकेटर निकोलस पूरन है। तो निकोलस पूरन आई थिंक इतने ज्यादा अगर वो आगे तक जाएंगे वेस्ट इंडीज, तो मैं देखना चाहूंगा उनका परफॉर्मेंस, और मैं काफी कीन हूँ उनको देखने के लिए कि किस तरह से वो खेलते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर वेस्ट इंडीज आगे तक जाती है तो निकोलस पूरन पे ज्यादा निर्भर रहेंगे वो। तो एक नाम निकोलस पूरन का, और दूसरा नाम है अल्जारी जोसेफ। मुझे लगता है कि अल्जारी जोसेफ ऑन एबिलिटी पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह के लेवल के बल्लेबाज गेंदबाज हो सकते हैं अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे तो। और क्योंकि उनके पास वो सब कुछ है जो एक तेज गेंदबाज के साथ पास होना चाहिए। एक बहुत ही मीन बाउंसर जो हम कहते हैं वो है उनके पास, एक बहुत अच्छा यॉर्कर है उनके पास, और पावर प्ले में विकेट लेना जानते हैं, दोनों तरफ बॉल स्विंग होता है उनका, हिट द डेक बॉलर भी है वो, और कटर्स भी डालना जानते हैं। तो 6 विकेट उन्होंने ली थी एक बार मुंबई इंडियंस के लिए, तो आईपीएल में भी प्रोवन परफॉर्मर रह चुके हैं वो इन द पास्ट। तो अजारी जोसेफ और निकोलस पूरन मुझे लगता है कि बहुत अहम कड़ी है वेस्ट इंडीज के लिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अल्जारी जोसेफ भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निकोलस पूरन तो डेफिनेटली एक नाम है। दूसरा नाम मैं बहुत ही फैन फेवरेट जिसे कह लें या कॉमन नाम लूंगा, लेकिन मुझे लगता है एंड्रे रसल। अब भी वो दमखम रखते हैं कि एंड्रे रसल जब तक क्रीज पे मौजूद है वो उस तरह का एक डर बनाए रखते हैं कि अगर 20 बॉल 70 रन भी चाहिए तो एंड्रे रसल जब तक क्रीज पे मौजूद है सामने वाले टीम को हमेशा वो डर रहता है। 4 ओवर की बेहतरीन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, अच्छी पेस है उनके पास, और वो जो हार्ड हिटिंग एबिलिटी है, मुझे लगता है क्रिस गेल के बाद अगर किसी में है, या क्रिस गेल जिस तरह से करते थे, मेरे पर्सनली ये मानता हूँ क्रिस गेल ऑल टाइम बेस्ट T20 प्लेयर हैं। बट उसके बाद जो वो हार्ड हिटिंग एबिलिटी पे अगर हम जज करें तो एंड्रे रसल के पास वो क्षमता है। तो मुझे लगता है एंड्रे रसल और निकोलस पूरन, ये दो मेरे जो लगता है प्लेयर्स टू वॉच आउट है। कमिंग टू न्यूजीलैंड, आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड में आपके? न्यूजीलैंड में मुझे लगता है कि सचिन रविंद्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, और मुझे लगता है उनकी परफॉर्मेंस 100% अच्छी रहेगी। ये एक प्रोडिक्शन है जो आप लॉक कर सकते हैं, बिकॉज सचिन रविंद्र ने वर्ल्ड कप में 2023 में बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाते हुए बहुत ओवरऑल अच्छा बल्लेबाजी किया। मुझे सचिन रविंद्र का रोल एज ए गेंदबाज भी नजर आता है इस वर्ल्ड कप में, शायद एक आध ओवर वो डालते नजर आए, और फील्ड में भी वो बहुत अच्छे है। एक यूथ का एक्सूबरेंस है उनके अंदर, और अपनी गेम को बखूबी इतना जल्दी समझ पाए हैं वो, जो बहुत सारे लोग लेटर इन द करियर समझते हैं। तो मुझे लगता है कि सचिन रविंद्र एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर न्यूजीलैंड के लिए होंगे। और अगर मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगा तो वो डेरिल मिचेल है, बिकॉज मेरे नजर में डेरिल मिचेल बहुत ज्यादा सेंसिबल सीएसके वाले मोल्ड के प्लेयर है। तो आप देख सकते हो कि सीएसके ने इन दोनों प्लेयर को लिया है। इनकी डेरिल मिचेल के जो सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हमको देखने हमेशा मिलती है, और अगर वो भी एक ऑलराउंड पैकेज है, बिकॉज वो भी 2 ओवर आराम से डाल सकते हैं। तो न्यूजीलैंड हमेशा ऐसे प्लेयर्स में इन्वेस्ट करता है जो ओवरऑल हर फैसेट ऑफ द गेम में कंट्रीब्यूट करे कोई भी सिचुएशन में आके।
बल्लेबाजी गेंदबाजी कर सकते हैं, और बहुत ही एक अच्छे क्रिकेटिंग ब्रेन भी डैरेल मिचेल है। तो मुझे लगता है ये दोनों प्लेयर न्यूजीलैंड के लिए बहुत अहम रहेंगे। आप बताइए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मुझे जो दो प्लेयर हैं, ऑफ कोर्स मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स डैरेल मिचेल डेफिनेटली उसमें से हैं। और डैरेल मिचेल पे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए। डैरेल मिचेल एक मैच विनिंग प्लेयर हैं। और अगर आपको याद होगा तो आई थिंक दुबई वाला जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें सेमीफाइनल की उनकी इनिंग्स जो डैरेल मिचेल की थी वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। डैरेल मिचेल इस तरह के प्लेयर हैं जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। वो किसी भी सिचुएशन में अगर उनसे आप हार्ड हिटिंग करवा लीजिए, उनसे आप स्टेबलाइज करवा लीजिए, जिस तरह की डिमांड है उस तरह से वो खेल सकते हैं। डैरेल मिचेल एक प्लेयर है। और दूसरे प्लेयर जो मुझे ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट में खास करके न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे वो है मिचेल सैंटनर। मिचेल सैंटनर एक ऐसे प्लेयर हैं जो जिनकी जो बैटिंग तो करते ही हैं, बट उनकी बॉलिंग जो है मुझे लगता है वर्ल्ड क्लास है। स्पेशली अगर पिच तरह से स्लो या लो रही तो उनके पास जो वेरिएशन है, जो पेस में वेरी करते हैं कि वो कभी कभी 70-80 के पेस से भी डाल देते हैं, फिर तुरंत 90 के पेस से डालते हैं। जो पेस वेरिएशन मिचेल सैंटनर के पास है, मेरे ख्याल से वो इस समय किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास, इस समय फिंगर स्पिनर के पास वर्ल्ड में नहीं है। तो मुझे लगता है मिचेल सैंटनर और डैरेल मिचेल ये दो प्लेयर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे न्यूजीलैंड के लिए। हाँ, और मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, बिकॉज मेरे नज़र में मिचेल सैंटनर वर्ल्ड के बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज अगर कोई है तो मिचेल सैंटनर है। हाँ, मैं रविंद्र जडेजा और केशव महाराज से ऊपर रखता हूँ, फॉर्मेट को ध्यान में रखता हूँ। फॉर्मेट को ध्यान में रखते हैं। उनका एक ओवरऑल जो, जैसे आपने बहुत सही बताया, पेस का जो वेरिएशन है, उनको ये भी बहुत बैट्समैन को बहुत अच्छी तरह पढ़ना जानते हैं, तो ये स्किल काफी रेयर है। और इसी वजह से मुझे लगता है मिचेल सैंटनर जरूर विकेट तो लेंगे, बट इकोनॉमी रेट भी उनका हमेशा नीचे रहेगा। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए। आप बताइए कमेंट्स में आपको न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीम कैसी लगती है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आप देखने के लिए आतुर हो, और आपको क्या लगता है ये दोनों टीम कहाँ तक जाएगी? क्या न्यूजीलैंड पहला अपना विश्व कप जीत पाएगी? विश्व कप के साथ उनकी हिस्ट्री काफी डिफिकल्ट रही है, तो देखें, इस बार उम्मीद लगाते हैं। और आप भी बताइए आपको क्या लगता है। तेजस, आप बताइए। मुझे मुझे मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस टूर्नामेंट के लिए। हालांकि आईपीएल चल रहा है लेकिन हम अभी से वर्ल्ड कप का डिस्कशन कर रहे हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि हम कितना एक्साइटेड हैं। ये अब तक का क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। 20 टीमें पहली बार खेलने वाली हैं। हम आगे और भी टीम्स का डिस्कशन करेंगे, हम एसोसिएट नेशंस की टीम का भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो टीम का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है कि अपना स्क्वाड अनाउंस करें, वो डेफिनेटली मेरे और परिन के लिए पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए जैसे हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि हम एक फुल लेंथ वीडियो अलग से पाकिस्तान के लिए बनाएंगे। तो हम वेट कर रहे हैं कि उनके टीम स्क्वाड अनाउंस हो। शायद आयरलैंड और इंग्लैंड की जो टीम उन्होंने अनाउंस की है मिलती जुलती ही टीम होगी, लेकिन एक बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद डेफिनेटली एक फुल लेंथ वीडियो हम पाकिस्तान के लिए आएंगे। अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन टीमों को भी हम कवर करेंगे। अफगानिस्तान हमारे लिए, हमने जैसा कहा, डार्क हॉर्स है, तो इनको डेफिनेटली कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर बने रहिए, इसी तरह से आप इंसाइट्स लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।